हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड बाय एसके सिंह। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग को देखा था, उपसर्ग की परिभाषा को देखा था और उपसर्ग से संबंधित हम लोगों ने प्रश्नों को भी किया था। तो आज इस वीडियो में हम प्रत्यय का पूरा प्रत्यय जो है इसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रमुख भाग हैं जिनके बिना नए शब्द के रचना असंभव सी लगती है। तो इनका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और उपसर्ग में जहाँ तक भी जो भी कमियां रही आप लोगों ने बताया या जो पूरा दोबारा देख रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भी अगर कोई कमी है या समझाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सीधे हम लोग शुरुआत करते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय की जो परिभाषा होती है बाबू, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर है कि जो प्रत्यय होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रति और अय। और देखिए, प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन अंत में, और अय का अर्थ है साथ चलने वाला। इसलिए प्रत्यय का अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो साथ में लेकिन अंत में चलने वाला। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वैसा शब्द है जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। यह शब्द किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही ये स्वतंत्र शब्द होते हैं। ठीक है, तो लेकिन उपसर्ग में आपने देखा होगा कि उपसर्ग में जो है कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है और वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन ये जो प्रत्यय होता है ये स्वतंत्र होता है और इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, उपसर्ग जो होता है स्वतंत्र होता है और ये स्वतंत्र नहीं होता है। तो अगर हम प्रयोग के आधार पर प्रत्यय का वर्गीकरण करने की चेष्टा करें तो प्रत्यय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी के प्रत्यय, दूसरा संस्कृत के और तीसरा है उर्दू के प्रत्यय। तो हिंदी के प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय आप समझ चुके होंगे कि किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द की रचना करने वाला शब्दांश। ठीक है, तो अब हिंदी के प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में मुख्य रूप से करते हैं, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो पहले कृत प्रत्यय को अगर हम देखने की चेष्टा करें, कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है, कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रिया के, कहाँ, क्रिया के, जो क्रिया के मूल रूप के साथ, कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप के साथ, अर्थात कह सकते हैं आपकी धातु के साथ, धातु जो होती है मूल होती है, धातु से ही विकार होकर के क्रिया बनती है। तो धातु के साथ, ठीक है, धातु के साथ, धातु के साथ लकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, जो प्रत्यय से जो इस शब्द बनते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। यह प्रत्यय जो है क्रिया और धातु को एक नया अर्थ प्रदान करता है। कृत प्रत्यय जो है ये क्रिया और धातु दोनों को ही एक नया अर्थ प्रदान करता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो लेखक है, अब दिए गए मूल शब्द के अंत में एक लगाया गया है, लेख में एक लगाया गया है, ठीक है, जिससे क्रियापद लेख और गाय के मूल रूप में परिवर्तित हो गया है, लेखक या गायक। ठीक है, दूसरा है लुटेरा बसेरा। आप समझ सकते हैं, दिए गए शब्द के मूल रूप के अंत में एरा लगाया गया है, जिससे क्रियापद लूट और बस के मूल रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, उसी तरह तैराक है, लड़ाक है, लटकाई है, चढ़ाई है। ठीक है, कृत प्रत्यय के भेद होते हैं कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृत प्रत्यय के ये भेद हैं, ये जो हैं वो कृत प्रत्यय के
ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कृत प्रत्यय के अपने क्या है, भेद। ठीक है, क्या है, भेद है। पहला है आपका कृत प्रत्यय का कृत वाचक, कर्ता का बोध कराता है। ये जो प्रत्यय है वो किसका बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है। कृत प्रत्यय बोध कराता है किसका, कर्ता का। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये कर्ता का बोध कराता है। ठीक है, कृत प्रत्यय जो है वो कर्ता का बोध कराता है। उदाहरण के लिए अगर हार हम प्रत्यय लगा करके बनाते हैं तो पालनहार, यानी कि पालने वाले को पालनहार, राखनहार, रखने वाले को राखनहार कहा जाता है। अगर वाला प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं तो रखवाला हो जाएगा, लिखने वाला हो जाएगा। ये सभी जो शब्द हैं, ये जो सभी शब्द हैं, इनसे हमें बोध होता है कि एक्चुअली में ये क्या है, वास्तव में ये क्या है, कर्ता के रूप में इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट है कि समझ में आ गया होगा। दूसरे की अगर हम बात करें, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, इससे बोध होता है किसका, कर्म का। किससे बोध, इससे बोध होता है कर्म का। कर्म अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ये जो है ये कर्म का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, कर्म का, यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। ठीक है, अगर औना प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं तो ये हो जाता है खिलौना या बिछौना। नी लगा करके बनाते हैं तो ओढ़नी हो जाता है, मथनी हो जाता है। ठीक है, ये इस पर, ये सभी पर क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। अब क्रिया का प्रभाव, सोना क्या है, एक क्रिया। ठीक है, और उसका प्रभाव पड़ेगा बिछौना पर। खेलना क्या है, एक क्रिया, इसका प्रभाव पड़ेगा किस पर, खिलौना पर। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि ये जो है कि इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ने वाला ये जो शब्द है, इसको कर्मवाचक हम प्रत्यय कहते हैं, और इससे कर्म का बोध होता है। तीसरा जो है आपके सामने करणवाचक कृत प्रत्यय। ये करणवाचक कृत प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे साधन का बोध होता है। साधन समझते हैं आप, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है, तो साधन का बोध होता है। जैसे पालन है, सोहन है, चटनी है, झाड़ू है, चालू है, इन सभी से साधन का ही बोध हो रहा है। ठीक है, चौथा आपके सामने है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, अब इससे जो है कि क्रिया जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके भाव का बोध होता है। किस क्रिया के भाव का बोध होता है। कई बार हमारे मन में अलग अलग तरीके के भाव आते हैं, तो वो मन के भाव होते हैं। और जो हम काम करते हैं उस काम को लेकर के जो भाव आता है, या क्रिया जो हम काम कर रहे हैं उसके भाव का अगर बोध हो रहा है, तो वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लगा करके प्रत्यय में मिलाप बनाते हैं, तो ये मिलने का भाव है। विलाप अगर बना रहे हैं तो ये रोने वाला भाव है। आवट प्रत्यय लगा करके अगर बनाया जा रहा है तो वो सजावट है, और सजावट है। ठीक है, सजावट माने सजाने का भाव है, मिलाने का भाव है, लिखने का भाव है, खींचने का भाव है, तनाव का भाव है। ठीक है, ये अलग अलग माने क्रियाओं के भाव आपको इस प्रत्यय के माध्यम से पता चलता है। पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले, ये क्रिया को ही माने काम शब्द जो होते हैं, ठीक है ना, उनका ये बोध कराता है। जैसे या लगा करके हमने बनाया आया, तो इससे क्रिया का बोध हो गया, क्रिया शब्द का बोध हो गया कि आना, एक आया जो है कि एक क्रिया शब्द है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया शब्द, ये क्रिया शब्द है। गाकर, सुनकर, सूखा, भूला, पीटा, लिखता, ये सब क्रियाओं के शब्द जो हैं इनका बोध हो रहा है, इसलिए हम इनको क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब क्रि का मतलब होता है करना, यानी कि क्रिया, काम, इसीलिए इतना इसको कृत प्रत्यय के अंतर्गत में रखा गया है। मतलब क्रियाओं में जिस तरह से प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिस भी क्रिया में, जिस भी धातु में अगर जिस प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग उसके अनुसार उसको हम कह सकते हैं कि कृत प्रत्यय है। ठीक है, अगला है, दूसरा नंबर है तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय
अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, वह प्रत्यय जो क्या है, तद्धित प्रत्यय, वह तद्धित प्रत्यय उसको कहा जाता है जो लगता है किसमें, संज्ञा में, सर्वनाम में, संज्ञा में लगता है और सर्वनाम में लगता है तथा विशेषण में भी लगता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय अब इन सब में लगता है, क्रिया में नहीं लगेगा। ये जब लगेगा तो संज्ञा में लगेगा या सर्वनाम में लगेगा या विशेषण में लगेगा। ठीक है, जबकि कृत प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ क्रिया में प्रयोग किया जाता है। ये शब्द ऐसा है जो संज्ञा को क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है तथा एक नए शब्द की रचना करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो शब्दांश तद्धित प्रत्यय है। अब ये 8 प्रकार के बताए गए हैं, वो भी प्रयोग के आधार पर। पहला आप देखेंगे तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है, दूसरा भाववाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा गुणवाचक, पांचवा स्थानवाचक, उन्नतावाचक, स्त्रीवाचक। ठीक है, तो कर्तृवाचक क्या होता है तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक बोध कराता है किसका, कर्तृवाचक जो है कि ये बोध कराता है किसका, बोध कराता है, तो ये बोध कराता है कर्ता का। किसका बोध कराता है, कर्ता का। स्पष्ट है कि कर्ता का बोध कराने वाला। अब इससे जितना भी प्रत्यय बनाया जाएगा सब कर्ता है, अर्थात कर्ता का मतलब क्या होता है, करने वाला, करने वाले का बोध होगा इससे। जैसे मान लीजिए लोहार है, कुम्हार है, सुनार है, माली है, तेली है, गाड़ी वाला है, टोपी वाला है, ये सभी कर्ता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। दूसरा है भाववाचक, क्रिया के भाव का बोध नहीं होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ भाव का बोध होगा। क्रिया का अगर भाव बोध हो रहा है तो वो भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसमें भाव का बोध कराने वाले को, जैसे कड़वाहट, ये विशेषण में लग करके, कड़वा में लग करके बन गया है, आहट लगा करके कड़वाहट बना दिया गया है। ता है, इसको विशेषण में संज्ञा में लगा करके हम बना रहे हैं, तो इससे भाव का हमें बोध हो रहा है। सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, मोटापा, बुढ़ापा, ठीक है, गर्मी, सर्दी, गरीबी, ये इससे सबसे भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का ये बोध कराता है। संबंध कई प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक, मानसिक, दोनों स्तर पर होते हैं। सामाजिक संबंध भी हैं, आर्थिक संबंध भी हैं, तो इससे केवल संबंधों का बोध होगा। अब ये जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे बोध होता है क्या चीज़ का, संबंध का। जैसे इक लगा करके शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, अब कृपालु हो गया, ये संबंध है। श्रद्धालु हो गया, ईर्ष्यालु हो गया, उसके बाद रंगीला है, चमकीला है, भड़कीला है, तर है, तो इस तर से लगा करके कठिनतर, समांतर, उच्चतर, इससे संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध होता है इससे, अर्थात ये विशेषण में मुख्य रूप से लगाना पड़ता है। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान लगा करके बना दिया हमने गुणवान, बलवान, ईय लगा करके भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, तो इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है, किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के, किस चीज़ का बोध हो रहा है, गुण का बोध हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर है स्थानवाचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इससे स्थान का बोध होगा, तो स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय या तो संज्ञा में लगेगा, नहीं तो सर्वनाम में, नहीं तो विशेषण में, लेकिन क्रिया में नहीं लगेगा। अब स्थान में देखिए, शहर क्या है, संज्ञा है, अब इसमें वाला लगा दिए तो शहर वाला बन गया। गांव संज्ञा है, इसमें वाला लगा दिए तो ये बन गया गांव वाला, कस्बे वाला है। ये आपका बोध कराता है किसका, स्थान का। ठीक है, ये किसका बोध कराता है, स्थान का। अगला है उन्नतावाचक। उन्नता का मतलब होता है लघुता, माने कि छोटेपन का, छोटेपन का बोध कराने वाला ये प्रत्यय है, इसको हम लोग कहते हैं उन्नतावाचक। अब जैसे लुटिया है, प्याली है, नाली है, ये सब ये सारी चीज़ें जो है कि इससे किस चीज़ का बोध होता है, इनके छोटेपन का। ठीक है ना। और अगला है स्त्रीवाचक। अब स्त्री का, स्त्रीलिंग का इससे बोध होता है। किसका बोध होता है, स्त्रीलिंग का। अब जैसे मान लीजिए कि पंडित है, उसमें आइन लगा दिए हम, तो बन गया पंडिताइन।
ठाकुर हैं तो उसमें लगा दिए तो ठकुराइन, इन लगा दिए तो मालिन, कुम्हारिन, जोगिन, मोरनी, शेरनी, नंदनी। ये सब इससे बोध होता है कि ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, स्त्रीलिंग। ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है प्रत्यय अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो अगली वीडियो होगी वो इसी प्रत्यय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप पुनः एक बार देखेंगे। ये किसी विशेष क्लास के लिए नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हैं 7th क्लास के, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप स्टूडेंट हैं 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th या व्हाटएवर 12th तक, आप जितने भी क्लास के हैं आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, ये सभी क्लास में आपको जानना है। क्योंकि शब्द रचना जो है कि शुरुआत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक शब्दों को ही हमें सीखना होता है। अगर मेरी वीडियो गार्जियन देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो बच्चों को वीडियो देखने के बाद सजेस्ट करेंगे कि उन्हें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। कोई भी चीज़ जो होती है कि एक दिन में कंप्लीट होती नहीं है और इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो निरंतर अगर हम प्रयास करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। पढ़ाई को लेकर के अगर हम उसमें अपना 100% समय देते हैं तो इसका निखार बहुत जल्दी ही दिखेगा। वो समय गया जो बाद में दिखता था प्रभाव, नहीं। इस समय आप अगर 100% अपनी पढ़ाई पर देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप अपने कंपेनियन से कम्पीट करेंगे, जब अपने सहपाठी से आप जब बैठ करके प्रतिस्पर्धा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपनी पढ़ाई पर कितना दिया है। एक चीज़ और है कि मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटेलिजेंसी को जज नहीं कर सकते। तो कभी भी आप पढ़ाई पढ़िए तो ज्ञान के लिए पढ़िए, न कि मार्क्स के लिए पढ़िए। बाकी हम लोग कल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक वीडियो है, उसको हम लोग इसमें से आज की इस वीडियो को पूरा हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, एक नोट बनाते चले जाइएगा। और यकीन मानिए जब तक ये हिंदी के सेक्शन ख़त्म होंगे तब तक आपके पास एक व्याकरण की किताब तैयार हो चुकी होगी। आपको नोट्स के लिए इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।